अस्सलाम वालेकुम। द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट इज एंडोडोंटिक सर्जरी पार्ट वन। दिसंबर में इसका पार्ट टू है, नवंबर 2022 एंडोडोंटिक सर्जरी पार्ट वन हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें पार्ट वन में सारे जो भी इमरजेंसी सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इमरजेंसी सर्जिकल प्रोसीजर में क्या क्या आ जाता है। इसमें इन्होंने डिवाइड कर दी हैं प्रोसीजर्स को इमरजेंसी प्रोसीजर्स में। वो प्रोसीजर्स जो कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट में काम आते हैं, वो प्रोसीजर जिनके थ्रू एपिकल पेरियोडोंटाइटिस या सिस्ट को ट्रीट करते हैं, करेक्टिव प्रोसीजर्स में और अदर प्रोसीजर्स में। सारे एंडोडोंटिक सर्जिकल प्रोसीजर में डिवाइड कर दिया है। इमरजेंसी प्रोसीजर में दो प्रोसीजर्स हैं, इंसिजन एंड ड्रेनेज है, ट्रेपिनेशन है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट में एक्सप्लोरेटरी असेसमेंट ऑफ फ्रैक्चर्स एंड एब्नॉर्मल एनाटमी है और बायोप्सी है। ट्रीटमेंट ऑफ एपिकल पेरियोडोंटाइटिस में या रूट एंड सर्जरी करेंगे या रीजनरेटिव एंडोडोंटिक प्रोसीजर्स करेंगे या सिस्ट को मार्सुपलाइज करेंगे या डीकम्प्रेस करेंगे। करेक्टिव प्रोसीजर्स में वो प्रोसीजर्स आ जाते हैं जिनमें कोई आपने पोस्ट इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपने उनमें इन्वायरमेंटल इश्यूज की वजह से, यानी कि इन्वायरमेंटल इश्यूज का मतलब यह है कि एक और चार्ट इसमें है, उसमें पोस्ट फैक्टर्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का मतलब आप कोई रूट कनाल करने जा रहे थे और आपने कोई परफोरेशन कर दी, तो उस परफोरेशन को या कोई सर्वाइकल इन्वायरमेंट की वजह से, ब्लीचिंग की वजह से या कोई सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट की वजह से कोई इस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई है। तो उसमें यह है कि अगर कोई रूट एंड सर्जरी, रीजनरेटिव प्रोसीजर्स, एपिकल पेरियोडोंटाइटिस, डीकम्प्रेशन, मार्सुपलाइजेशन, ट्रीटमेंट ऑफ पेरियोडोंटल सिस्ट करेंगे। करेक्टिव प्रोसीजर्स में वो प्रोसीजर्स आ जाते हैं जो एक्सटर्नल सर्वाइकल रिजॉर्प्शन हो गई, अब आपने उसको करेक्ट करना है, तो उसको किस तरह आपने फिलअप करना है वो करेक्टिव प्रोसीजर्स में आ जाएगा। एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स हैं लाइक पैलेटोजिंजिवल ग्रूव्स, उनको सही करना है, वो आ जाएगा। इसके अलावा हेमी सेक्शन है, रूट रिसेक्शन है, रूट एम्पुटेशन है, ये आ जाएगा। इसके अलावा अदर प्रोसीजर्स हैं लाइक इंटेंशनल रिप्लांटेशन, वो अदर प्रोसीजर्स में आ जाएंगे। इस टॉपिक को भी हम डॉक्टर हेरा की समरी से भी करेंगे और आर्टिकल से भी करेंगे। अच्छा, इमरजेंसी सर्जिकल प्रोसीजर में इंसिडेंट ड्रेनेज कब किया जाता है? इंसिडेंट ड्रेनेज तब किया जाता है जब कोई पस फॉर्म हो जाता है इंट्रा ओरली या एक्स्ट्रा ओरली, और उसको ड्रेन करना जरूरी होता है। कॉर्नर स्टोन होता है उसको ड्रेन करना, क्योंकि अक्यूट इन्फेक्शन है। अगर उसको ड्रेन नहीं किया जाएगा तो डिफरेंट स्पेसेस में इन्वॉल्व कर लेगा वो, और फ्रीली जो है वो मूव कर जाएगा और पेशेंट जो है वो लुडविग्स एंजाइना में जा सकता है। तो इंसिडेंट ड्रेनेज जरूरी होता है। इंसिडेंट ड्रेनेज दो तरह से हो सकता है, एक तो इंसिजन लगा के, या दूसरा कनाल से। आप कनाल को पेटेंट करके कर ले। अगर कनाल ऑलरेडी ट्रीटेड है यानी कि ऑब्चुरेटेड है, तो उसमें ड्रेनेज करना मुश्किल है एज कम्पेयर टू वो कनाल जो कि एम्प्टी है और उसका एपेक्स बड़ा खुला हुआ है। अक्सर कहा जाता है इंसिडेंट ड्रेनेज करते वक्त के, अक्सर कहा जाता है जब किसी पेशेंट को स्वेलिंग होती है कि आप इसके एपेक्स को फोड़ दें, यानी कि एपेक्स के थ्रू हो जाए, और एपेक्स के थ्रू होने के बाद आप वहां से ड्रेनेज दें। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें एपेक्स के थ्रू नहीं ड्रेन होता, तो आपको उनको इंट्रा ओरली, एक्स्ट्रा ओरली, फ्लक्चुएंट स्वेलिंग का जो मोस्ट फ्लक्चुएंट पोर्शन होता है उस पर इंसिजन देने, नंबर 11 या नंबर 15 ब्लेड से अगर आप इंसिजन दे दें तो वो आराम से आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने इंसिजन नहीं दिया और पस अंदर रह गया तो वो पस जो है वो एंटीबायोटिक्स की वजह से, या वहां पे एंटीबायोमा भी बन सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि पस डिफरेंट डिफरेंट जगहों को इन्वॉल्व कर ले और एक बड़ी सिचुएशन ले ले, लाइक लुडविग्स एंजाइना। अगर पस को आपको कंप्लीटली इंसिजन देने के बाद उसके लोक्यूलाई तोड़ना है तो आप उसको लोक्यूलाई तोड़ सकते हैं, ब्लड डायसेक्शन करेंगे ताकि लोक्यूलाई टूट जाए। लेकिन याद रहे, नॉर्मली ये ड्रेनेज प्रोसीजर हम करते हैं, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ वैसे ही क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ इतनी ज्यादा आइडिया नहीं होता लोगों को सर्जिकल एनाटमी का, तो मेंटल फॉर्मेन के एरिया में या बक्कल एरिया में बहुत बड़ा इंसिजन लगा के उसके लोक्यूलाई तोड़ने के चक्कर में कोई आर्टरी वगैरह इन्वॉल्व ना कर ले, तो ऐसा ना हो कि कोई आपने कोई आर्टरी को जो है वो इंजर कर दिया। तो बहुत ही बारीकी से करें इंसिडेंट ड्रेनेज, मोस्ट फ्लक्चुएंट पोर्शन पे कोशिश करें, उसके साथ बहुत ज्यादा प्ले अराउंड करने की कोशिश ना करें। ठीक है। अगर इंसिडेंट ड्रेनेज करते हुए आपके एस्पिरेशन बायोप्सी नीडल है तो आप उसको एस्पिरेट भी कर लें और कलेक्ट करके आप उसकी जो है वो की जा सकती है, उसकी बायोप्सी की जा सकती है और पता कर सकते हैं जो भी फ्लूइड था वो कोई सिस्टिक फ्लूइड तो नहीं था। वाइट बोन नीडल से करें तो बहुत बेहतर है ये।
ठीक है। अच्छा, आप अगर इसके अंदर सर्जिकल ड्रेन डाल देते हैं तो बहुत अच्छा है। सर्जिकल ड्रेन जो है वो लेकिन सर्जिकल ड्रेन की खास बात यह है कि सर्जिकल ड्रेन अगर रेडियो ओपेक होगा तो वो नजर भी आएगा और इनेबल भी करेगा ताकि वो लोकेट हो जाए रेडियोग्राफिकली। अगर आपने कोई ऐसी आपने ड्रेन डाल दिया और वो बाद में ड्रेन जो है वो पेशेंट एस्पिरेट कर लेता है तो आपको पेट में जाने के बाद आप एक्सरे करके भी देख सकते हैं। तो ड्रेन अगर रेडियो पे को अच्छा है। इसके अलावा ड्रेन्स को आप 48 आवर्स पे रिमूव कर देंगे, रिव्यू करेंगे 48 आवर्स पे, और अगर फर्स्ट ड्रेन हो गया है तो आप उसको रिमूव कर देंगे ताकि वहां पे इन्फेक्शन होने का चांस कम से कम हो जाए। अच्छा, अगर यही पस इंट्रा एल्वियोलरली बना हुआ है या बोन के अंदर बना हुआ है तो एक और प्रोसीजर किया जाता है, इसको ट्रेफिनेशन कहते हैं। ट्रेफिनेशन क्या होता है कि अगर एक्सुडेट ट्रैप है विद इन द एल्वियोलस जहां से वो नहीं निकल पा रहा तो आप वाइट बोर राउंड साइज लार्जर भर राउंड साइज नंबर 4 भर यूज करेंगे, लार्जर भर, और कॉर्टिकल प्लेट को परफोरेट करेंगे ताकि वो आप उसको रिमूव कर सकें। और उस जगह को इतना बड़ा खोलेंगे ताकि वहां से क्यूरेटाज हो सके और इरिगेशन आप सेलाइन से करके वो वहां से उसको ड्रेन कर सकें। और इसको भी 48 आवर्स पे आपने जो है वो चेक करना होता है और लोकल एनेस्थीसिया देकर करना होता है ये। और किधर लोकल एनेस्थीसिया देना होता है? फॉलोइंग लोकल एनेस्थीसिया, स्मॉल हॉरिजॉन्टल इंसिजन इज मेड बिटवीन द मिडल टू एपिकल थर्ड ऑफ द रूट ऑफ द अफेक्टेड टूथ। जो रूट होती है उसकी मिडिल टू एपिकल थर्ड के दरमियान आप होल करते हैं। ट्रफिनेशन आजकल यूज नहीं की जाती, बहुत कम यूज की जाती है और इतनी ज्यादा इन्वेजिव चीज करने की जो है वो जरूरत नहीं होती। ये नॉर्मली नहीं किया जाता डेफिनेशन का प्रोसीजर। अच्छा, इसके अलावा हमने बात की थी ट्रीटमेंट ऑफ एपिकल पेरिडोंटल सिस्ट। तो ट्रीटमेंट ऑफ एपिकल पेरिडोंटल सिस्ट में सबसे पहले डायग्नोस्टिक असेसमेंट आ जाएगी कि आपने कोई भी पेरिडोंटल सिस्ट हुई है या एपिकल सिस्ट हुई है, तो कोई भी पेरी एपिकल एरिया में सिस्ट हुई है तो आपने उसकी क्या चीजें करनी है। उसकी सबसे पहले डायग्नोसिस करनी है विद द हेल्प ऑफ सीबीसीटी ताकि 3 डायमेंशनल इमेजिंग के थ्रू वो क्लियर हो जाए। कन्वेंशनल रेडियोग्राफी पैनोरामिक रेडियोग्राफ में अक्सर चीजें विजिबल नहीं होती। इसके अलावा सर्जिकल एक्सेस लेके अगर बायोप्सी की जरूरत हो तो बायोप्सी कर लें ताकि अंदाजा हो जाए कि ओडोंटोजेनिक लीजन है या नॉन ओडोंटोजेनिक लीजन है और आप उसको एक्सक्लूड कर सकें नॉन ओडोंटोजेनिक लीजन को या किसी अनोमली को। ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं रूट एंड सर्जरी प्लस रीजनरेटिव प्रोसीजर्स। अच्छा, इसमें इन्होंने बताया कि रूट एंड सर्जरी जो टर्म है उसको चेंज कर सर्जिकल रूट कनाल रीट्रीटमेंट कर दिया गया है। सर्जिकल रूट कनाल रीट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि रूट एंड सर्जरी में सिर्फ और सिर्फ रूट एंड एपिसेक्टमी का पोर्शन आया था, जबकि रूट एंड सर्जरी में ऑर्थोडोंटिक रूट कनाल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होती है कि आप पहले एक चीज को ऑर्थोडोंटिकली रूट कनाल करें ताकि इंटर रेडिकुलरली जो इन्फेक्शन है वो रिमूव हो सके और फिर आप एपिकल रूट रिसेक्शन करें। तो इस चीज को सर्जिकल रूट कनाल रीट्रीटमेंट भी कहा जाता है। ठीक है जी। और सक्सेस रेट इन्होंने बता दिया कि 37% टू ओवर 90% है। अच्छा, अब हम ट्रीटमेंट ऑफ एपिकल सिस्ट की बात कर रहे थे तो ट्रीटमेंट ऑफ एपिकल सिस्ट में हमारे पास डीकम्प्रेशन और मार्सुपलाइजेशन भी आया था। मार्सुपलाइजेशन क्या होता है कि कोई भी सिस्टिक कैविटी को ओपन किया जाए और सिस्टिक कैविटी को ओपन करने का तो उसका ल्यूमेन ओपन कर दिया जाए और दोनों तरफ से उसकी लाइनिंग को सूचर कर दिया जाए, ऐसे के ओपन हुआ हुआ हो उसका उसका सिस्टिक कैविटी ओपन हुई भी हो लेकिन उसकी जो मार्जिन हो उनको आपने सूचर बैक किया हुआ। अब सिस्ट ओपन हो गई हो, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही इनवॉल्यूट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी सिस्ट। डिकम्प्रेशन क्या होती है? डिकम्प्रेशन ये होती है कि आपने कोई भी लार्ज सिस्ट को आपने ड्रेनेज पॉइंट डाल दिया और वो ड्रेन होती गई और वक्त के साथ साथ उसकी एपिथेलियल लाइनिंग कोलैप्स हो जाएगी। अच्छा, डीकम्प्रेशन में खास बात जो आपने जहन में रखनी है या ये बात जहन में रखनी है कि आपने जो भी ड्रेन एग्जिट देना है वो एज कोरोनल एज पॉसिबल टू द सिस्ट आपने रखना है। जो सिस्ट का मोस्ट कोरोनल पोर्शन होगा वहां पे रखना है और आइडियली उसको अटैच जिंजिवा पे रखना है ताकि वो इरिगेशन फैसिलिटेट होती रहे। और उसको आपने जगह को पेशेंट को बता देना है कि क्लीन से क्लीन रखेंगे, 0.2% क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट से वॉश करते रहेंगे उस जगह को और उसको रेगुलर क्लिनिकल रिव्यू पे रखेंगे आप और 3 मंथली रेडियोग्राफिक असेसमेंट करते रहेंगे और आप चेक करेंगे जब वहां पे बोनीफिल होना शुरू हो जाएगा, जब जो है वो श्रिंक कर जाएगी तो आप उसकी डिकम्प्रेशन का जो भी पाथवे आपने जो भी लगाया था, ड्रेन लगाया था, उसको फिर आप रिमूव कर सकते हैं।
ठीक है, नॉर्मली री रूट कनाल करने की जरूरत, नॉर्मली लीजन खत्म हो जाता है, बोनी इनफिल हो जाता है, लेकिन जहन में रहे कि अगर इंटर रेडिकुलर इन्फेक्शन है तो डिकम्प्रेशन के साथ साथ आप उसको दांत को रीट्रीटमेंट भी करेंगे, सर्जिकल रूट कनाल रीट्रीटमेंट भी करेंगे। अच्छा जी, करेक्टिव सर्जिकल प्रोसीजर्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सबसे पहले ये है कि आपने डायग्नोसिस करनी है, पल्पल पेरिएपिकल और पेरिओडोंटल डायग्नोसिस करनी है। और आपकी पल्पल पेरिएपिकल पेरिओडोंटल डायग्नोसिस के साथ साथ सेंसिबिलिटी टेस्टिंग करनी है, ताकि आप एक क्लियर डायग्नोसिस के साथ किसी भी लीजन को पहले आइडेंटिफाई करेंगे इशू क्या था उसमें। लेट सपोज कि कोई एक्सटर्नल सर्वाइकल रिजॉर्प्टिव डिफेक्ट है, तो आपने उसको एक्सटर्नल सर्वाइकल रिजॉर्प्टिव डिफेक्ट को इंटरनल रिजॉर्प्शन से उसको जो है वो करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो आपने दो हॉरिजॉन्टली एंगल्ड रेडियोग्राफ पे उसकी वो असेसमेंट करनी होगी, और उसको सीबीसीटी करवा सकते हैं तो और अच्छा है। सीबीसीटी के थ्रू डायग्नोसिस करेंगे, फिर नोडल प्रोबिंग करेंगे चेक करने के लिए वर्टिकल रूट फ्रैक्चर तो नहीं है, या और कोई नैरो प्रोबिंग डिफेक्ट तो नहीं है, या कोई पेरिओडोंटल लीजन तो नहीं है। इसके साथ साथ होल टेस्टिंग यानी कि सेंसिबिलिटी टेस्टिंग करेंगे, और तमाम डायग्नोसिस को कंफर्म करेंगे। उसके बाद फिर उसको रिपेयर की तरफ जाएंगे या करेक्टिव प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं रिपेयर ऑफ सर्वाइकल डिफेक्ट्स एंड परफोरेशन। ठीक है, रिपेयर ऑफ परफोरेशन जो है वो किस तरह होती है। कोई भी हाइड्रोजेनिक डेविल्स हो गया ड्यूरिंग एक्सेस कैविटी, या इंस्ट्रूमेंटेशन फेज में, नॉन सर्जिकल रूट कनाल ट्रीटमेंट के इंस्ट्रूमेंटेशन फेज में आपने रेटिनल पेन यूज कर रहे हैं, पोस्ट यूज कर रहे हैं, तो आपने उसको परफोरेट कर दिया। अगर छोटी परफोरेशन लेस देन 0.5 मिलीमीटर और वो जिंजिव एपिकल टू द बोन है, यानी कि एपिकल टू द जिंजिवल अटैचमेंट है, जिंजिवल अटैचमेंट के नीचे है, तो बहुत छोटी है, तो उसको गटा पर्चा से भी आप उसको ट्रीट करेंगे जैसे एक एक्स्ट्रा एग्जिट हो गया है, वहां पे आप जीपी डाल के उसको सील कर देंगे। लेकिन अगर बड़ी परफोरेशन है तो आपको उसको जो है वो अ, इस तरह नहीं होगा, फिर वो या वो सर्जिकली करना पड़ेगा, या आपको वो और डिफरेंट मेथड्स के थ्रू उस परफोरेशन डिफेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा, परफोरेशन डिफेक्ट को सील करना पड़ेगा। प्रोग्नोसिस ऑफ क्या, प्रोग्नोसिस ऑफ जो वो है रिपेयर है, वो किन चीजों पे डिपेंड करती है। वो एक चीज पे डिपेंड करती है कि परफोरेशन साइट कहाँ पे है। जाहिर सी बात है, जो मोर एक्सेसिबल साइट होगी यानी कि लेबियल साइट, वो ज्यादा आसानी से एक्सेस होगी और ज्यादा अच्छा हील होगी। डायमीटर परफोरेशन क्या है, तो जितना स्मॉलर डिफेक्ट होगा उतना ज्यादा बेहतर हीलिंग चांसेस होंगे। अच्छा, टाइमिंग कितनी बेहतर, कितना जल्दी आपने रिपेयर कर दिया, इसीलिए हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि जब भी परफोरेशन करें तो कोशिश करें कि ऑब्जर्वेशन से पहले रिपेयर कर दें, यानी कि अगले विजिट में जाने से पहले उसका रिपेयर पहले हो जाए, ताकि जितना जल्दी रिपेयर होगा उतनी ज्यादा बेटर प्रोग्नोसिस हो जाएगी और उतनी कम एक्सटेंट ऑफ बैक्टीरियल कंटेमिनेशन होगी। वर्टिकल लेवल ऑफ परफोरेशन यानी कि वो परफोरेशन जो जिंजिवल सल्कस से कम्युनिकेट कर रही है, परफोरेशन दैट कम्युनिकेट विद द जिंजिवल सल्कस है पुअर प्रोग्नोसिस। क्यों? क्योंकि जिंजिवल एरिया वहां पे कनेक्ट हो गया है। और ठीक है जी, और जो जितनी ज्यादा नीचे होगी परफोरेशन उतनी ज्यादा वो कवर्ड है, बोन के अंदर है, तो उतनी ज्यादा अच्छी प्रोग्नोसिस होगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल सर्वाइकल रिजॉर्प्शन की। और एक्सटर्नल सर्वाइकल रिजॉर्प्शन की बात हम डॉक्टर हेरा के नोट्स के थ्रू करेंगे, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ उनके नोट्स, ताकि वहां से हम ये स्टार्ट कर दें। अच्छा जी, करेक्टिव सर्जिकल प्रोसीजर्स में हमने बात कर ली है। फिर रिपेयर ऑफ सर्वाइकल रिजॉर्प्शन डिफेक्ट्स एंड परफोरेशन की बात कर लेते हैं। तो परफोरेशन ये भी बात हमने सारी कर ली। एक्सटर्नल सर्वाइकल रिजॉर्प्शन की बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल सर्वाइकल रिजॉर्प्शन में होता क्या है, डैमेज होता है सीमेंटम लेयर को, और उसके बाद सीमेंटम लेयर को डैमेज होने की क्या क्या रीजन हो सकती हैं। कोई भी ऑर्थोडोंटिक ट्रॉमा, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हो रहा है और लॉन्ग टर्म ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हो गया, डेंटल ट्रॉमा हो गया, इंट्राकोरोनल ब्लीचिंग हो गई, पेरियोडोंटल ट्रीटमेंट हो गया, या कोई भी सिस्टमिक डिजीज हो गया, इन सारी चीजों की वजह से एक्सटर्नल सर्वाइकल रिजॉर्प्टिव डिफेक्ट होता है। एक्सटर्नल सर्वाइकल रिजॉर्प्टिव डिफेक्ट में एक पिंक ह्यू मिलता है दांत के नेक के ऊपर। ठीक है, और टेम्परेचर सेंसिटिविटी हो जाती है वहां से, जो इंडिकेट करता है कि सर्वाइकल रिजॉर्प्टिव डिफेक्ट है। और आप इसको अगर अर्ली कैच कर लें तो आप, ऐसा भी हो सकता है कि पल्पल इन्वॉल्वमेंट ना हो और आप उससे पहले उसको जो है वो कैच कर लें। ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मली इसको कहते हैं जक्स्टा एपिथेलियम, यानी कि एपिथेलियम के बिल्कुल पास होता है, ये बोन के ऊपर होता है और एपिथेलियम के पास होता है। तो इस डिफेक्ट की सर्जिकल ट्रीटमेंट
अच्छा, इस डिफेक्ट की प्रोग्नोसिस किससे बेहतर है? अगर ये मिडिल रूट तक जा रहा है, मिड पार्ट ऑफ द रूट तक जा रहा है, तो इसकी प्रोग्नोसिस कम हो जाएगी, मैं ये प्रोग्नोसिस पुअर हो जाएगी। और अगर जितना ज्यादा सुपरफिशियल है, जितना ज्यादा सर्वाइकली मौजूद है, उतनी ज्यादा इसकी प्रोग्नोसिस बेहतर होती है। ठीक है जी। सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होगा कि सबसे पहले एलिवेशन ऑफ द फ्लैप करेंगे, फुल म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप करेंगे, इन्फ्लेमेटरी टिश्यू को रिमूव करेंगे। हैंड इंस्ट्रूमेंट से भी कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक से भी कर सकते हैं। और उस जगह को उस जगह को इन्फ्लेमेटरी टिश्यू को रिमूव करने के बाद उस जगह को रिपेयर करेंगे और सूचर कर देंगे फ्लैप को। कभी कभार होता है कि इन्फ्लेमेटरी टिश्यू को रिमूव करने के लिए कोई आप रिजॉर्प्टिव एजेंट डालते हैं, कॉस्टिक एजेंट या ट्राइक्लोरो, जैसे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है, उसको यूज करते हैं ताकि वो उस जगह से सारा रिजॉर्प्टिव लीजन रिमूव हो जाए। लेकिन वो लीजन रिमूव करने के लिए ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो यूज होता है वो ऐसा जो आपके इर्द गिर्द के टिश्यू है उनके लिए हार्मफुल होता है, तो उसके लिए क्रिस्टॉल यूज की जाती है। ठीक है जी। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर जो है वो उसकी पल्पल कनाल इन्वॉल्व है, तो आप पहले पल्पल कनाल को आप पहले रिजॉर्प्टिव डिफेक्ट को ओपन करें, रिजॉर्प्टिव डिफेक्ट को ओपन करके क्लीन करें, वहां पे कोई भी टेम्पररी सीमेंट लाइनिंग यानी कि कैविट या आईआरएम डाल दें। और उसके बाद डालने के बाद आप फ्लैप को क्लोज कर दें इंटरप्टेड सूचर्स के साथ। उसके बाद आप रूट कैनाल को खोलें, रूट कैनाल को खोलने के बाद ऑब्चुरेट करें। उसके बाद फिर दोबारा आप उस जगह को म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप को रेस करें सेकंड टाइम, और उस जगह को परमानेंट रेस्टोरेटिव मटेरियल से फिल अप करना है। अब इसमें जहन में आएगा परमानेंट रेस्टोरेटिव मटेरियल कौन सा यूज करना है, तो उसमें परमानेंट रेस्टोरेटिव मटेरियल में पूरा चार्ट बना हुआ है कि कौन कौन सा मटेरियल यूज किए जा सकते हैं, वो इसमें है। तो अगर लीजन जो है कम्युनिकेट कर रहा होगा ओरल कैविटी के साथ, तो ग्लास आयनोमा सीमेंट या रेजन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमा सीमेंट यूज करेंगे। अगर परफोरेशन ओरल कैविटी के साथ कम्युनिकेट कर रहा होगा, क्योंकि अगर परफोरेशन ओरल कैविटी से कम्युनिकेट कर रहा है और आपने एमटीए या बायोसेरेमिक यूज कर दिया, तो वो इतना अच्छा नहीं है। तो बायोसेरेमिक और एमटीए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो जगह पे कम्युनिकेशन नहीं है विद द ओरल कैविटी, तो अगर लीजन लीजन लेवल ऑफ द जिंजरल अटैचमेंट पे है और वन थर्ड ऑफ द रूट तक जा रहा है और ओवर हाफ ऑफ द रूट तक जा रहा है, तो प्रोग्नोसिस गार्डेड हो जाएगी और एक्सट्रैक्शन ओनली प्रेडिक्टेबल मैनेजमेंट ऑप्शन होगा। मैंने आपको पहले भी बात बता दी थी। ठीक है जी। अच्छा, पैलेटो जिंजोवल ग्रूव्स क्या होते हैं? पैलेटो जिंजोवल ग्रूव्स होते हैं बायलैटरली कभी कभार मौजूद होते हैं, लैटरल इंसाइजर्स पे होते हैं। और ये जिंजोवल ग्रूव्स की वजह से पेरिडोंटली दांत इन्वॉल्व हो जाता है और वहां पे डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है। आइडियल इनका ट्रीटमेंट क्या होता है कि इनको बैक्टीरियल इनग्रेस से रोकना होता है। तो या उस जगह को आपने फुल थिकनेस फ्लैप उठाना है, फुल थिकनेस फ्लैप उठाने के बाद उस जगह की कॉन्टोरिंग कर देनी है, या उस पर कोई फ्लोएबल मटेरियल ग्लास आयनोमा सीमेंट या रेजन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमा सीमेंट डाल के उस जगह को सील कर देना है। और अगर उसकी अंदर पेरिडोंटल डिफेक्ट क्रिएट हुआ है, तो एम्डोगेन डाल के गाइडेड टिश्यू रिजेनरेशन कर सकते हैं और पेरिडोंटल डिफेक्ट को क्लोज अप कर सकते हैं। और अगर पल्पल इन्वॉल्वमेंट हुई भी है उस जगह की, तो आप उसकी रूट कैनाल कर सकते हैं। फिर आ जाती है पैलेटोजिंजिवल ग्रुप के बाद फ्यूज टीथ की बारी। फ्यूज टीथ क्या होते हैं? वो या उनके क्राउन भी फ्यूज्ड है या उनकी रूट भी फ्यूज्ड है, दोनों हो सकता है। तो पहले सीबीसीटी पे इनको स्कैन करेंगे, देखेंगे कि क्या इशू है। अगर सपोज क्राउन फ्यूज्ड है, तो क्राउन को सर्जिकली या नॉन सर्जिकली अलग कर सकते हैं। लेकिन अक्सर ये होता है कि ये इनके पल्प जो होते हैं वो साथ में होते हैं, तो पहले फ्यूज टीथ की पल्प थेरेपी करना लाजमी होती है, या पल्प कैपिंग रिक्वायर्ड होती है, या उनकी कंप्लीटली रूट कनाल रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। और इनको असेस करना जरूरी होता है कि क्या इनको आपको अलग करना जरूरी है कि अलग करना जरूरी नहीं है। ठीक है जी। तो फ्यूज टीथ को भी आप इस तरह सर्जिकली या नॉन सर्जिकली कर सकते हैं, डिपेंडिंग के क्या नीड है पेशेंट की, क्या ऑर्थोडोंटिक नीड है या नॉन ऑर्थोडोंटिक नीड है, या उसको आपने अक्सर होता है कि फ्यूज टीथ मेगाडोन के फॉर्म में होते हैं, तो उनकी रिकंटोर करके उनको जो है वो बायफरकेट करके दो दांत बना दिया जाता है, या उनको वैसे ही रखा जाता है और उनको सिर्फ कंट्रोल कर दिया जाता है। ठीक है। अगर सर्जिकल रिपेयर ऑल्टरनेटिव टू सर्जिकल रिपेयर ऑफ रूट डिफेक्ट, अगर जो है वो कुछ ऐसे प्रोसीजर्स भी हैं जो कि ऑल्टरनेटिव टू सर्जिकल रिपेयर हैं, यानी कि आप रिपेयर नहीं कर सकते, तो उनको आपको डिफरेंट मेथड से करना पड़ता है। यानी कि उनको या आपको हेमी सेक्शन, रूट रिसेक्शन या रूट एम्प्यूटेशन की तरफ जाना पड़ता है। तो उनमें क्या करते हैं उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है। अगर कोई सबजिंजवल परफोरेशन हो गई है, तो सबजिंजवल परफोरेशन में आप उस दांत को ऑर्थोडोंटिकली इरप्ट करवा के परफोरेशन को सुप्राजिंजिबली मूव करवा के उस, यानी कि सबजिंजिबली थी, आपने ऑर्थोडोंटिकली मूव करवा के सुप्राजिंजिबल किया,
और सुपरजिंजिवल करके उसको आपने ट्रीट कर दिया। उसमें मसला ये होता है कि डेंटो एल्वियोलर कॉम्प्लेक्स क्योंकि एक्सट्रूड हो जाता है, तो रूट पोर्शन पे आपका अब मोर सर्वाइकल, जो सबसे सर्वाइकल पोर्शन जहाँ पे क्राउन लगना है या जो भी रेस्टोरेशन होनी है, वो बहुत नैरो हो जाता है, तो उसकी वजह से एस्थेटिक्स बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं, तो फिर सर्जिकल क्राउन लेंथनिंग करने की भी जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, हेमी सेक्शन रूट सेक्शन क्या होता है? हेमी सेक्शन क्या होता है कि अगर कोई मल्टी रूटेड टूथ है और मल्टी रूटेड टूथ में कोई उसकी मीजियल रूट खराब हुई हुई है, यानी कि मीजियल रूट नॉन सेल्वेजेबल है, तो मीजियल रूट को आप हटा देते हैं और आप डिस्टल रूट को रख लेते हैं, ठीक है। और रूट रिसेक्ट, ये हेमी सेक्शन में पूरा आधा दांत यानी कि क्राउन पोर्शन भी और रूट पोर्शन भी दोनों को अलग कर देते हैं आप। मीजियल क्राउन पोर्शन भी अलग हो जाएगा, रूट पोर्शन भी अलग हो जाएगा। रूट रिसेक्शन क्या होता है? रूट रिसेक्शन या एम्प्यूटेशन, रूट सेक्शन या रूट एम्प्यूटेशन ये होता है कि क्राउन पोर्शन इंटैक्ट रहता है और सिर्फ रूट पोर्शन को हटा दिया जाता है, यानी कि कोई किसी दांत में डिस्टल रूट खराब है, डिस्टल रूट परफोरेटेड है, डिस्टल रूट में इन्फेक्शन है लेकिन मीजियल रूट सही है, तो उसमें करेंगे ये कि आप इस तरह की उसकी फिलिंग इस तरह की करेंगे, यानी कि उसकी रेस्टोरेशन इस तरह की करेंगे, इंट्रा कोरोनल रेस्टोरेशन इस तरह की करेंगे कि उसकी जो रूट पोर्शन है, मीजियल रूट पोर्शन जो है, और डिस्टल रूट पोर्शन, यानी कि अगर आपको डिस्टल रूट पोर्शन को अलग करना है तो आपने उसका नायर कोर कर दिया या कॉम्पो कोर कर दिया ताकि डीप पोजीशन पे उसकी कॉम्पोजिट की रेस्टोरेशन हुई भी हो और पूरे कोरोनल एरिया में आपकी कॉम्पोजिट हुई भी हो, तो उसको जिस भी एरिया से सेक्शन करेंगे सर्वाइकली, वहां पे सील अच्छी बनी है, ऐसा ना हो कि वहां पे जीपी एक्सपोज हो जाए। रूट सेक्शन और एम्पुटेशन की कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, यानी कि फ्यूज रूट्स में आप नहीं कर सकते। जिन पेशेंट्स को ब्रुक्सिज्म है आप उनमें नहीं कर सकते क्योंकि उनकी क्राउन हाइट वैसी छोटी हुई हुई होती है। जो पेशेंट अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकते उनमें नहीं कर सकते। क्राउन टू रूट रेशो बहुत कम है तो उसमें नहीं कर सकते, यानी कि क्राउन रूट रेशो कम है, वो प्रोस्थेटिक अबटमेंट नहीं बन सकता, क्योंकि अगर किसी दांत की रूट एम्पुटेशन की है तो प्रोस्थेटिकली उसको अच्छी तरह से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ओवरहैंड क्राउन आएगा, वरना आपको वो जगह को सेल्फ क्लेंजिंग बनाना है, ठीक है। किसी दांत में एंडोंटिक मीजियल भी एंडोंटिक फेलियर हुआ है, उसमें नहीं कर सकते। इसके अलावा केरीज इतनी हुई हुई है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते कैरीज को, और जो मीजल पोर्शन बचेगा, जो दांत का पोर्शन बचेगा रूट एम्पुटेशन करने के बाद कोरोनल पोर्शन बचेगा, उसको बाद में रेस्टोर नहीं किया जा सकता, यानी कि उस पर कोरोनल रेस्टोरेशन फ्रैक्चर हो जाएगा, उसमें भी नहीं करेंगे। पेरियोडोंटल डिजीज है उसमें भी नहीं करेंगे, बहुत बेसिक है। यानी कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस टू कॉन्ट्राइंडिकेशंस टू, किसी ने पूछ लिया आपसे रूट सेक्शन और एम्पुटेशन, तो उसमें बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं जो कि हमारी क्लिनिकल फैक्टर्स में से आ जाती हैं सारी चीजें। अच्छा, क्या कब कब फेल करेगा? कैरीज, रूट फ्रैक्चर, कोरोनल रेस्टोरेशन फ्रैक्चर हो गया, पेरियोडोंटल डिजीज हो गया, एंडोडोंटिक फेलियर हो गया, सर्जिकल टेक्निक अच्छी नहीं थी, इन सारी चीजों की वजह से आपका ट्रीटमेंट फेल कर जाएगा। अच्छा जी, तो आपने क्या चीज एग्जामिन करनी है बिफोर डूइंग एनी ऑफ दीज हेमी सेक्शन, रूट सेक्शन और एम्पुटेशन, कि इंडिविजुअल रूट्स को चेक करना है, इंडिविजुअल एरिया को चेक करना है कि वहां पे पेरियोडोंटल प्रोग्नोसिस, एंडोडोंटिक प्रोग्नोसिस है कि नहीं है। इसके बाद रेस्टोरेटिव प्रोग्नोसिस कैसी होगी, यानी कि उस दांत का ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रक्चर इतना कम रह जाएगा और वो डिस्टल अबटमेंट के तौर पे काम करेगा, तो आप उस पर ऑक्लूजल लोडिंग नहीं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये आपने देखना है, ठीक है। और उस दांत को सेफ रखने की कोई खास रीजन भी है, कहीं ऐसा ना हो कि नीचे का दांत हो उस पर कोई ऑक्लूजल लोड ही ना आ रहा हो, सिर्फ सिर्फ उसको प्रिजर्व करने के लिए आपने उसका इतना सारा प्रोसीजर किया, तो ऐसे चीजों में नहीं करेंगे, क्योंकि देखा गया है रिसर्च में कि खास तौर पे अगर आप डिस्टल रूट मैंडिबुलर टूथ की एम्प्यूटेट कर दें तो उसकी सक्सेस रेट कम हो जाएगी एज कंपेयर टू मीजियल रूट एम्प्यूटेशन। इसी तरह मैक्सिलरी मोलर्स, जिस तरह मैंडिबुलर मोलर्स में हेमी सेक्शन है, इस तरह मैक्सिलरी मोलर्स में ट्राई सेक्शन भी है, यानी कि दांत की तीन रूट होती हैं, तो आपने किसी एक रूट को प्रिजर्व करना है तो आपने फर्केशन के ऊपर से ट्राई फर्केशन कर सकते हैं, यानी कि डिस्टोबक्कल रूट को हटा दें, मीजोबक्कल और पैलेटल को सेव कर लें। लेकिन जो खास बात लिखी हुई है यहाँ पे वो यही लिखी हुई है कि कोर मटेरियल जो भी है वो एक्सटेंड करना चाहिए पूरे चैम्बर में, और हेमी सेक्शन या ट्राई सेक्शन में आपने एपिकल टू द प्रोपोज लेवल ऑफ रूट सेक्शन तक आपका फिलिंग मटेरियल नीचे तक जाना चाहिए। और जब भी आपने कोई भी इस तरह का काम करना है, कोई भी प्लाक रिटेंटिव फैक्टर नहीं छोड़ना वहां पे। पेशेंट को ये काम करने के बाद खास इंस्ट्रक्शन देनी है, इंटरप्रोक्सिमल ब्रशेस देने हैं, क्लीनिंग के बारे में उसको खास इंस्ट्रक्शन देनी है। अच्छा, अब आ जाती है कि हेमी सेक्शन, ट्राई सेक्शन और रूट सेक्शन की क्या इंडिकेशन होंगी।
ये पेपर में आ सकता है सवाल, और अब तक आया नहीं है, और ये बहुत बहुत ही घिसा पिटा भी सवाल है एक तरह से कह लें, कि हेमी सेक्शन की क्या इंडिकेशन होगी, या ट्राई सेक्शन की या रूट रिसेक्शन की क्या इंडिकेशन होगी। बहुत ही मतलब आप अपनी तरफ से भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं आंसर इसका, कि वो उस रूट कनाल, वो जो रूट कनाल है, वो खास रूट जो है या वो खास पोर्शन ऑफ द टूथ है, उसमें रूट कनाल ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, या पहले अनसक्सेसफुल हो चुका है मल्टीपल टाइम्स, और बाकी दांत की कनाल सही है, बाकी रूट की कनाल सही है, आप उनमें कर देंगे। एक पोर्शन में इतनी डीप कैरीज है कि उसकी रूट कैरीज हुई हुई है, वो अनरेस्टोरेबल है, तो आप उसमें कर सकते हैं हेमी सेक्शन, ट्राई सेक्शन या एम्पुटेशन। ठीक है, फ्रैक्चर हो गया एक रूट में, बाकी रूट्स प्रिजर्व्ड हैं, तो आप उसमें कर सकते हैं। एक जगह पे सिवियर पेरिडोंटल डिफेक्ट है, क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस हुआ हुआ है, वर्टिकल बोन लॉस है, या पेरिडोंटल फर्केशन डिफेक्ट हुआ हुआ है, क्लास 2 और 3 पेरिडोंटल फर्केशन डिफेक्ट है, उन केसेस में आप ये करेंगे काम। ठीक है, तो ने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर करनी है मेरे ख्याल से। एक आध चीज इसमें मिसिंग है, वो मैं आपको समरी से देख मैं आपको वो आर्टिकल से देख के बता देता हूँ, ताकि कोई चीज मिसिंग ना रहे। अच्छा जी, एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स में, हाँ जी, इनेमल पोर्स एंड सर्वाइकल इनेमल प्रोजेक्शन मिसिंग था। इनेमल पोर्स एंड सर्वाइकल इनेमल प्रोजेक्शन में यही है कि आपने रिकॉन्टोर करना है जो भी इनेमल प्रोजेक्शन है उसको हाई स्पीड हैंड पीस से, अंटिल वो इनेमल पर्ल जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, सर्वाइकल इनेमल पर्ल जो होता है उसके अंदर पल्प टिश्यू भी हो सकता है, तो अगर पल्प टिश्यू एक्सपोज हो जाए तो उसकी पल्प कैपिंग कर लें। ठीक है, और नॉर्मली ये सर्वाइकल इनेमल प्रोजेक्शन जो होती है मैंडिबुलर मोलर की बकल सरफेसेस पे होती हैं। अच्छा जी, इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई चीज नहीं रह गई है इस टॉपिक में, मैं यही देख रहा हूँ, कोई चीज रह गई है तो मैं उसको कवर करवा दूँ। इंटेंशनल रिप्लांटेशन है, तो इंटेंशनल रिप्लांटेशन में पहले भी मेरे ख्याल से डिस्कस हो चुका है इंटेंशनल रिप्लांटेशन, और इसका टॉपिक का जॉनरे नहीं है, मतलब इस रेंडल अपडेट के आर्टिकल का ये खास पार्ट नहीं है। इसमें यही बताया हुआ है कि इसमें परफॉर्म होता है जब कन्वेंशनल सर्जरी जो है वो पॉसिबल नहीं हो, कोई भी नर्व की वजह से, या कोई भी जो है वो टिश्यू, हार्ट टिश्यू की वजह से, यानी कि अपर सेवन में या लोअर सेवन में जो है वो मैक्सिलरी बोन, मैंडिबुलर बोन जो है वो हैवी होती है, इसीलिए वो वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। इसके अलावा एज ऑफ द पेशेंट है, उनमें जब पेरी एपिसेक्टमी या कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर नहीं पॉसिबल हो तो आप उसमें इंटेंशनल इम्प्लांटेशन करते हैं, और सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन रिलाई करती है कि आप मिनिमल फोर्स से पेरियोटोम से एक्सट्रैक्ट करें दांत को, फिर उसका क्यूरेटाज करें एपिकल लीजन का, जो भी वहाँ पे सॉरी अच्छे से एक्सट्रैक्ट करें, और अगर कोई लीजन मौजूद है एपिकली तो उसका क्यूरेटाज करें, और उसको जो है वो जल्द से जल्द विद इन 10 मिनट्स टाइम लगा दें, और अगर वहाँ पे स्प्लेंट की जरूरत है तो उसको फ्लेक्सिबल स्प्लेंट भी करें। सो दिस एंड्स अप द टॉपिक ऑफ एंडोसेंसरी पार्ट 1।